ने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करेंगे आपके बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 30 MCQs करने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। और ये 30 प्रिपरेशन आपकी प्रिपरेशन जाँचेंगे कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। जितने भी शिक्षकों का 25+ स्कोर रहा तो समझिए आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है। जिनका भी 25+ का स्कोर आ रहा है तो वो सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करें, प्रिपरेशन को मजबूत करें और टॉपर नोट्स ज़रूर मंगवा लीजिए ताकि आप लोग जो है प्रिपरेशन में और आपका इम्प्रूवमेंट हो सके। तो चलिए देर न करते शुरुआत करेंगे 30 क्वेश्चन के। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं ये 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें कल्पनाशील सोच और मानसिक चित्रण शामिल है? ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। भाषाई बुद्धि, वस्तु प्रेक्षण बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि या शारीरिक गत। तो इस प्रकार के जो है आपके पेपर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है और बताना है। गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें कल्पनाशील सोच और मानसिक चित्रण जो है शामिल है? आपका भाषाई बुद्धि हो गया, वस्तु प्रेक्षण बुद्धि हो गया, तार्किक गणितीय बुद्धि हो गई या शारीरिक गत हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, कि गार्डनर के बहुबुद्ध से यानी बहुबुद्ध से प्रश्न तो आता ही आता है। गार्डनर के नाम से भी एक प्रश्न आता है। तो बहुबुद्ध का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुबुद्ध के सिद्धांत के अनुसार जिसमें कल्पनाशील सोच और मानसिक चित्रण शामिल होता है वह हमारा वस्तु प्रेक्षण बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस कहलाते हैं। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल होती है। विचारों की अनम्यता में ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वरीयता या विसारी चोट। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जब भी रचनात्मक की बात की जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि रचनात्मक बच्चों को विशिष्ट पहचान किस विशेषताओं में शामिल होती है? वह जटिलता के लिए वरीयता। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। परिपक्वता, पाई, अनुकूलन, समाजीकरण। आनुवांशिक एक ऐसा शब्द है जो आपके एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है आनुवांशिक चैप्टर से। तो आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, वह हमारी क्या है? परिपक्वता। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से विकसित हो जाता है तो वह उसे परिपक्वता कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कंबाइन किया गया आपके प्रैक्टिस सेट में कि बाल्यावस्था की उम्र में समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? बाल्यावस्था मतलब 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। हॉस्पिटल, कॉलेज, मार्केट, स्कूल। बाल्यावस्था की उम्र में समाजीकरण का जो महत्वपूर्ण घटक होता है वह होता है स्कूल होता है, क्योंकि 6 से लेकर 12 वर्ष तक में बच्चा जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल होता है। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? समायोजन, अधिसंज्ञान, समाजीकरण या पृथक्करण। जी हाँ, किस प्रक्रिया की बात करेंगे कि बच्चे जो है समाज में रहने के तौर तरीके। देखिए, समाज में रहने के तौर तरीके बच्चे सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं समाजीकरण का बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समाजीकरण जो होती है एक जटिल प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसमें कई संस्थाएं जो होती हैं जो बच्चों को उनके जीवन में कई बार प्रभावित करती हैं। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपके माइंड की मेमोरी में सेव करते जाइएगा, एग्जाम में यही काम आने वाला है। तो आज से अभी से पढ़ाई में लगिए। फालतू बातों में, फालतू चैटिंग में, फालतू मैसेजेज में अपना वक्त बर्बाद जाया ना करें। वक्त जाया ना करें या बर्बाद ना करें। बहुत कीमती वक्त है, 1 महीने। 1 महीने के अंदर अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, फिर आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो जाएगी। और ये जो एक तैयारी आपको सिलेक्शन एग्ज़ाम में भी काम आने वाली, इसलिए पूर्ण बहुमत से मेहनत में लग जाइए। किशोरावस्था को अध्ययन की दृष्टि से खालिस्तान भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, 5 भागों में। ये पिछली बार आपके MP टेट में आया हुआ प्रश्न है।
तो किशोरावस्था को अध्ययन के दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? तो मेरे हिसाब से 2 भागों में बांटा गया। अब आप बोलेंगे 2 भाग कौन-कौन से? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये 2 भाग आपके कौन-कौन से हैं। बाल्यावस्था किशोरावस्था को 2 अध्ययन के दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग कौन-कौन से? जिन्होंने पिछला पेपर दिया होगा, पिछले पेपर में आया हुआ प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपका इसमें जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। देखिए, जीन पियाजे जी की पूर्व संक्रियात्मक यानी द्वितीय अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें यदि एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने या दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, आपके कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रीयन, विकेंद्रीयन या परागमन की बात हो रही। तो आप सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से आपका केंद्रीयन है जो किसी स्थिति के एक पहलू और ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, साथियों की कक्षा में विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे उनके छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। इससे उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षण रणनीतियों की योजना बनाने में मदद मिलेगी, या कह सकते हैं कि इससे उन्हें सांस्कृतिक संघर्ष से बचने में मदद मिलेगी। ये दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि कक्षा में बालक बालिकाओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इससे उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षण रणनीतियों की योजना बनाने में मदद मिलती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है, फीडबैक करना है। अगला प्रश्न और भी लाजवाब प्रश्न है, आपका सिलेक्शन वाला प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और समकक्षी वयस्क अंतःक्रिया एक ऐसा शब्द है जो एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आता है, इस लाइन से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है ना। तो जिन सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं वह लेव वाइगोस्की हैं, जीन पियाजे जी है, हार्वर्ड गार्डनर है या लॉरेंस कोहलबर्ग। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जबकि समकक्षी वयस्कों के अंतःक्रिया की बात की जाती है लेव वाइगोस्की, अंतःक्रिया शब्द का ज़्यादातर अगर समकक्षी से आता है तो लेव वाइगोस्की का संबंध होता है, क्योंकि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चा जो है बेहतर की संगत से बेहतर सीखता है। ये आ सकता है कि किसके अनुसार किसका स्टेटमेंट है कि बच्चा बेहतर की संगत से बेहतर सीखता है, तो लेव वाइगोस्की याद रखेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक चक्र का द्वितीय चरण है? अब अभिप्रेरणात्मक चक्र का द्वितीय चरण क्या होता है? आवश्यकता होता है, अंतर्नोद होता है, उद्वेलन होता है, उद्वेलन की कमी होती है। और ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है साथियों, इसलिए इम्पोर्टेंट और भी हो जाता है। तो कौन सा अभिप्रेरणात्मक चक्र का द्वितीय चरण? तो द्वितीय चरण जो में होता है वह अंतर्नोद कहलाता है। बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाए। आइए अब सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पढ़ने के अभ्यास के दौरान अपने सहपाठियों द्वारा छोड़े जाने के बाद एक छात्र सार्वजनिक रूप से बोलने से डर सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग के संदर्भ में उनका नया डर एक अधिकरण कारणों से हो सकता है: बिना शर्त उत्तेजना, बिना शर्त प्रतिक्रिया, सशर्त उत्तेजना या सशर्त प्रतिक्रिया। देखिए, पढ़ने के अभ्यास के दौरान अपने सहपाठियों द्वारा छोड़े जाने के बाद एक छात्र जो है सार्वजनिक रूप से बोलने से डर सकता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के संदर्भ में उनका डर या अधिकरण या कारणों का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखे जाएँ तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाए सतर्क प्रतिक्रिया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक कमेंट करना, फीडबैक करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हमारा हो जाएगा प्रभावी अधिगम। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है। कोई प्रगतिशील कक्षा होगी, उसकी क्या विशेषताएं होंगी?
शिक्षक की गतिशीलता, लचीला समूहीकरण, बच्चों की स्वायत्तता, ये बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। और नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जब भी हम यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा की विशेषता की अगर बात करते हैं तो शिक्षा की गतिशीलता भी है, लचीला समूहीकरण भी है और बच्चों की स्वायत्तता भी है और इसके साथ साथ बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान भी है। अर्थात 1, 2, 3, 4 सारे प्रगतिशील की विशेषताएं। तो किस में दिया गया है? फोर्थ ऑप्शन में दिया गया। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षण केवल करके सीखने पर बल देता है। इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने, शिक्षा को गतिशील बच्चों के स्वतंत्रता देने की बात पर बल देता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी, याद रखिए। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक क्या होता है, क्या कार्य करेगी? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, कोई कक्षा अगर बाल केंद्रित कक्षा है आपकी, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है, तो बालक बालिका को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है, या बालक बालिकाओं को वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के उपयोग पर, या अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती हैं, या प्रत्येक शिक्षार्थी विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देंगे। तो बाल केंद्रित पर का मतलब ही होता है प्रत्येक शिक्षार्थी बालक बालिका पर व्यक्तिगत ध्यान देना। तो बाल केंद्रित का आपने मतलब समझ लिया, व्यक्तिगत ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के सीखने पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। ये पॉइंट आपका ध्यान देना, आप किसी प्रकार से प्रश्न आए आपसे बन जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न इस प्रकार का भी कर चुके हैं और ये दूसरा प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में। यहाँ पे डबल मीनिंग होती है, अर्थ थोड़ा समझना पड़ता है। तो अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? पूर्वाभ्यास, अधिसंज्ञान, रटना या साम्य कारण कहलाता है। तो अपनी ही सोच को बारे में सोच अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका अधिसंज्ञान कहला जाता है। क्या हो जाएगा? अधिसंज्ञान इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों, अधिसंज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षार्थी बालक बालिकाएं अपने विचार चिंतन शैलियों के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान पर मनन करता है। सभी लोग समझ गए? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा व सोच का विकास किस प्रकार से होता है? भाषा व सोच एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, केवल आनुवंशिकता को प्रभावित होता है, ना कि पर्यावरणीय कारकों से। तो भाषा व सोच का विकास क्या होता है? भाषा व सोच का विकास है कि वह एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो भाषा और सोच क्या करते हैं? एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पियाजे जी के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। भाषा सिर्फ विचारों का नहीं अनुकरण करती बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। किसका कहना है? जीन पियाजे जी का। तो प्रत्येक पॉइंट्स आपको नोट करते जाना, हर एक पॉइंट्स यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ाना देगा? जेंडर को, जेंडर रूढ़वादिता, जेंडर भूमिका लचीलापन है, जेंडर समानता। देखिए जेंडर से एक प्रश्न आएगा। जेंडर एक ऐसा शब्द है जहाँ पे लड़का लड़की की समानता की बात की जाती है। जेंडर रूढ़वादिता आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है कि लड़की मत बनो, मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़कियों को कमी बताया गया है। तो जहाँ पर कमी बताया जाए, जहाँ पे अत्यधिक बताया जाए, यानी पक्ष किया जाए, लड़का लड़की दोनों शब्द यूज हो रहा है, मतलब जेंडर रूढ़वादिता। और इससे प्रश्न आता ही आता है, ये जान रखिएगा, जेंडर से प्रश्न आएगा ही आएगा, पक्का आता है। और इस प्रकार का तो आता ही आता है कथन और तर्क वाले, कथन कारण वाले, कि शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों की तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। तर्क यह कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अब सही विकल्प चुनना है। नीचे आपके ऑप्शंस है, दोनों सही हैं, दोनों सही नहीं है, क्या कारण है, क्या रीजन है? देखिए आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं, कि शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर में अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय, भाषाई कौशल होते हैं। बिल्कुल सही बात, सभी बच्चे उनके लिए समान हैं, क्योंकि जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है। इसलिए ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है ए।
तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सही व्याख्या भी हो रही है और सही चीज़ें भी बताई जा रही, ठीक है। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायकों को, पर्यवेक्षकों को, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिलाकर किस दल का गठन होता है? WHO दल, यूनिसेफ दल, ICDS दल या NIPPCD दल। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायक, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना के अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिलाकर जिस दल का गठन होता है वह दल गठन कहलाता है ICDS दल। क्या कहलाता है? ICDS दल, ठीक है। सभी लोग समझ गए? यह आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, संभावित प्रश्न हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है। मूल्यांकन किस उद्देश्य नहीं किया जाना चाहिए? मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं करना चाहिए? देखिए, जब नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों का पेपर होगा, मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन मतलब सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, यानी ये आपके लिए जानना जरूरी कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से होता है। कि बच्चों की तैयारी के स्तर पर का पता लगाने के लिए, शिक्षण नियम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करना, बच्चे की शिक्षा का समर्थन और सुधार करना। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य किस प्रकार से किया जाता है कि बच्चों की तैयारी को स्तर का पता लगाया जा सके, ठीक है। सभी लोग समझ रहे हैं? इसके बाद जो है शिक्षण अधिगम पर मनन करना है, उसमें संशोधन करना है, और बच्चों में डर और सीखने का तनाव। तो डर और तनाव ये दोनों निगेटिव हैं पेडागोजी में, ये दोनों आपके नहीं होंगे, इसलिए यह निगेटिव होगा, यह उद्देश्य नहीं होगा। बाकी बच्चों के शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए होगा। तो कौन कौन से हमारे उद्देश्य हो जाएंगे मूल्यांकन के? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, 3 ऑप्शन जो दिए गए वे आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? कि मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि बच्चों का अवलोकन आकलन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, आकलन को बच्चे के सीखने को निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, बच्चों के आकलन के बारे में जो कथन सही, मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, तो ये गलत है, ये आपका सही नहीं होगा। कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बच्चों का अवलोकन आकलन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समाकलीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? शिक्षक केंद्रित, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी, पाठ्य पुस्तक। तो नई शिक्षा नीति से प्रश्न आना ही आना, ये आप जानते हैं। हो सकता है नई शिक्षा नीति से 3 से 4 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न तो आना है 1 से लेके, और अत्यधिक भी प्रश्न किसी किसी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समाकलीन नीतियों के सीखने के जिस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं वह हमारा कहलाता है अनुभवात्मक। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि NEP 2020 अनुभवात्मक शिक्षा पर बल देती है और बच्चों को अनुभव द्वारा ज्ञान की बात करती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण निगम प्रक्रिया के दौरान 6 प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा, केवल हिंदी भाषा, केवल अंग्रेजी भाषा, या बच्चों की मातृभाषा। अब प्रश्न हम नहीं पढ़ रहा हूँ, देखिए, केवल 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 पेडागोजी में निगेटिव है, और चौथा कह रहा है बच्चों की मातृभाषा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। प्रश्न को ना पढ़ते हुए भी हम आंसर सही कर पाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है मातृभाषा के प्रयोग पर बल देती है, तो मातृभाषा द्वारा बच्चे समायोजित होना सीखते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशील में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या होता है? मानसिक मंदित, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मानसिक विकलांग, या व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता होती है। तो मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता।
फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में यह कथन दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि इनमें से कौन से अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, उत्साह वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य की बात करते हैं, फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। तो ये समझिए अधिगम क्षमता दिया गया है और सीधे संचार कौशल संविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित कर रही, तो कहीं ना कहीं गति समन्वय वैकल्य की बात की जाएगी। क्योंकि डिस्फेसिया एक वाक और भाषा विकार होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त करने और लिखने या संवाद करने के लिए संकेतों को उपयोग करने की क्षमता में हानि होती है और बोली जाने वाली या लिखित भाषा की समझ की क्षमता क्या होती, क्षीण होती। इसलिए सभी पॉइंट्स को नोट करना है और समझना है। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम किस प्रकार होता है। बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन होता है, ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया होती है, एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है, तब होता है जब छात्रों में सकारात्मक पुनर्वलन पेश की जाती हो। तो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम क्या होता है, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। सह निर्माण, साथ के निर्माण में, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक संरचनात्मक कक्षा की बात की जाए तो वहाँ सह निर्माण की प्रक्रिया की बात तो होगी ही होगी। क्योंकि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में छात्र एक दूसरे से और शिक्षकों से किसी विषय पर विचार करते हैं, समझते हैं और समाधान निकालते हैं, सलूशन निकालते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे से अपने को क्या करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, जिससे हम आजकल शेयर करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। अनुकूलन और पुनर्वलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिवाद, सहयोग और सकारात्मकता की बात करेंगे या पृथकीकरण व नामीकरण। तो अधिगम के लिए एक उचित कक्षा का वातावरण आधार कैसा होना चाहिए, आप स्वयं सोचिए। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बन जाएंगे, आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो उचित कक्षा का वातावरण आधार जो होना चाहिए वह सहयोग और सकारात्मक होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए, सहयोग और सकारात्मक। सकारात्मकता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अधिगम में छात्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और योजना बनाते हैं, जैसे समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेशन, सहयोग हो गया। इससे क्या होता है, कार्य करने के कारण बच्चों में सामाजिक सहयोग और सहभागिता की भावना भी जागृत होती है। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं ना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। व्यवहारवादी, सूचना संक्रमण, सामाजिक सांस्कृतिक या मनोगतिक। तो जो परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुरक्षित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता हो वह हमारा कहलाता है सामाजिक और सांस्कृतिक। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जब भाषा सीखी जाती है तब सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारा सामाजिक परिवेश क्या है, क्योंकि भाषा सामाजिक रूप से सीखी जाती है। हर संस्कृति में भाषा का प्रभाव अलग होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है। अनुकूलन, नियमन, अधिसंज्ञान या अनुकरण। जब हम स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता करते हैं तो वह हमारी अधिसंज्ञान कहलाती है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों, बालक बालिकाओं में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिया समुच्चय को, कलन विधि को, अन्वेषण को या आपके साम्यानुमान को करना चाहिए। तो प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को बालक बालिका शिक्षार्थी में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण या साम्यानुमान। सभी को कमेंट करके बताना है और इसका जो राइट आंसर हो वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और 30 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या है ये भी कमेंट करना है। अगर इसमें से 25 प्लस का स्कोर कम आ रहा है इससे तो कहीं ना कहीं कमजोरी है आप में, मेहनत में लग जाइए।
बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया, सभी लोग ज्वाइन कीजिए। बाल विकास CDP की क्लासेज की भी प्लेलिस्ट बना दी गई। 20 प्लस से अधिक हमने क्लासेज किया है, कंसेप्ट वाइज हमने बाल विकास को पहले हमने पढ़ा रखा है, तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सिलेक्शन इस बार 101% पाना है। जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो टॉपर नोट्स आप हमारी बाल विकास की 149 में आपको मिल रही संपूर्ण निचोड़ के साथ। और इसमें आपके टॉपर नोट्स जिनको प्राप्त करना है तो मैसेज करना है 9630689598 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, कैसे आपको व्हाट्सएप प्राप्त होगा, कैसे आपको व्हाट्सएप में आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग प्रिपरेशन में लग जाइए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।